स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एमएसटी सीईटी क्रैश कोर्स में। अब हम लोग आज जो नया चैप्टर लेने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज जो चैप्टर लेंगे वो है हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएंट वाला। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। अब देखिए, जो सेकंड चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक नाम है शॉर्ट में अगर हम बात करेंगे तो जेनेटिक्स। इसमें हम सारे जेनेटिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट we are going to talk about some topics which are mentioned here। आप लोगों को दिख रहा है ये? इसमें देखिए, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में, जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स, मेंडल एंड हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ inheritance, linkage and recombination, polygenic inheritance, pleiotropic sex determination in human and honeybee। ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में, जो है हमारे म्यूटेशन में हम लोग बात करेंगे फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बात करेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम, क्लिन-फ्लिंटल सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो कि हमारे जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेफिनेशंस दी हैं, आप लोगों को इसके मीनिंग्स बता देती हूँ ताकि हम क्विकली इसको शॉर्ट में रिव्यू कर सकें। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कि हमारे पेरेंट्स से जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स आए हैं वही क्या है, हमारे क्या कहलाती, हेरिडिटी। क्लियर है? अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो है हमारा कैरेक्टर एंड ट्रेट्स। कैरेक्टर एंड ट्रेट्स का मतलब है जो कि फीचर्स रिकॉग्नाइजेबल है, यानी जो पहचाने जाते हैं, जैसे हाइट से पहचानते हैं, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, हेयर कलर, कलर ऑफ आई, शेप ऑफ नोज, चिन, जो हमारी आइडेंटिटी बताते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर या फिर ट्रेट्स, दोनों एक ही चीज है। रिप्रोडक्शन का मतलब हमको पता ही है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होते हैं जो कि अपना ऑफस्प्रिंग बनाता है, एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उससे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एक ही पेरेंट है तो उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि सिंगल पेरेंट के ही जीन आएंगे, इसीलिए वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है, एज इट इज कॉपी होता है अपने पेरेंट की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के मतलब कंबाइंड कैरेक्टर्स आते हैं। हो सकता है कि फादर के ज्यादा आ जाए, मदर के कम आए, या फिर मदर के ज्यादा फादर के कम, या 50-50% भी आ सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट होता है ओवम। ये मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वेरिएशंस सभी में देखने को मिलेगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। हमारे जितने भी सिबलिंग्स हैं वो सब, यानी भाई बहन है, वो सब क्या होते हैं, हमसे अलग दिखते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस ही ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एग्जैक्ट कॉपी होगा एक दूसरे का। लेकिन पेरेंट्स से फिर भी उनमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स जो है, इट कंस्टिट्यूट लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसी लिंक है जो कि पेरेंट्स से किसको, ऑफस्प्रिंग को जोड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट्स की। तो दो टाइप के गैमेट मैंने आपको बताया, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और जो मेल गैमेट है उसमें स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट में आता है एग्जाम्पल ओवम या एग भी उसे बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से। वेरिएशन का मतलब होता है जो कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग में या स्पीशीज में। जैसे ह्यूमन हाइट,
स्किन कलर, आई कलर, हेयर टाइप, नोज शेप, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, उसी को डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। किसी की नोज ऐसी है, किसी की नोज ऐसी है, किसी की नोज ऐसी है। तो अलग अलग वेरिएशन है, डिफरेंसेस है, इसी को वेरिएशन बोले। हाइट जो होती है, हाइट टॉल हो सकती है, वेरी टॉल हो सकती है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट हो सकती है, बीच में ग्रेडियंट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ईयर लोब्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे ईयर का, जो जिसमें हम लोग ईयर रिंग जो पहनते हैं उसको हम बोलते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है ईयर लोब। और ये दो तरह के होते हैं, फ्री, हैंगिंग एंड अटैच। देखो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि हैंगिंग और अटैच कैसे होते हैं, ये देखकर आप मिरर में आपके भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो देखो, जो फ्री वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं, यहाँ से इस तरह से लटकता हुआ होता है। और जो अटैच ईयर लोग होते हैं वो ऐसे एकदम अटैच होंगे। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए। ये वेरिएशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हम स्क्रैच कोर्स में जब लेंगे। अब देखिए, जो एक्यूमुलेशन होता है वेरिएशंस का, वो किस तरह से होता है। तो एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होना, ठीक है। अगर जैसे जैसे इसका जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की, वो क्या है कि ये कोई भी चेंज अगर आता है तो वो चेंज अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये है कि ये सर्वाइवल या चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें चेंज आता है, तो वो हमारे सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट है, और वो हम ऑफस्प्रिंग को पास ऑन करते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए को ही जब हम कंडेंस कर देते हैं तो डीएनए ही क्या है, हमारा क्रोमोसोम होता है। जीन्स जो होते हैं, जीन की डेफिनेशन है डीएनए का एक यूनिट, यानी बहुत बड़ा डीएनए है, उसमें डीएनए में बहुत सारे जीन्स है। तो ये एक जीन मान लो हेयर कलर को डिनोट करता है, तो ये एक जीन हो गया। ये एक छोटा सा पार्ट जो है वो नोज की शेप को डिटरमाइन करेगा, तो ये एक हमारा जीन हो गया। क्रोमोसोम जो है वेरियल तरह तरह के जो हमारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है उनको कंट्रोल करते हैं। उन्हीं की वजह से हमारे अंदर अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जीन्स जो होते हैं वो हेरिडिटी यूनिट भी उनको कहा जाता है, जो कि ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड जीन्स जो है वो पेयर्स में वर्क करते हैं। इनके लेटर्स से हम लोग डिनोट करेंगे, जैसे कि कैपिटल टी डोमिनेंट के लिए डोमिनेंट होता है हमारा टॉल, और ड्वार्फ वाला जो है उसको हम रेसेसिव होने के कारण हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। टाइप्स ऑफ जीन्स जो है वो दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो जो डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इजीली, और रेसेसिव जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। डोमिनेंट जीन जो है, डोमिनेंट जो बच्चा है हमारी क्लास में हमेशा बोलता रहता है, तो उसके सामने जो साइलेंट बच्चा है वो नहीं बात करेगा, यानी एक्सप्लेन हो रहा है डोमिनेंट यानी कि टॉल वन। जो साइलेंट बच्चा है वो कब बात करेगा, जब उसके जैसा ही साइलेंट बच्चा एक और आ गया तब वो बहुत बात करेगा। यानी वो अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, जब उसके जैसा ही सेम जीन का एलील उसके साथ में होगा, ठीक है। तो ये हो गया डोमिनेंट को, कैरेक्टर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, एंड ये F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। रेसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। F1 जनरेशन में जो हाइड हो जाएगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, वही रेसेसिव है। और रेसेसिव हमारा F2 जनरेशन में जाके एक्सप्रेस होता है, विद वो भी कब होगा, जब वो खुद के जैसे ही एलिल के साथ हो। इंपॉर्टेंट टर्म एंड डेफिनेशंस की बात करेंगे। जेनेटिक्स जो होता है वो क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि जीन्स और जीन स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। इनहेरिटेंस जो है वो, हेरिडिटी को इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है। प्रोजेनी भी ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। वेरिएशन का मतलब होता है कि प्रोजेनी जो है वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखती है। फैक्टर, फैक्टर जो है वो जीन को ही फैक्टर कहा, लेकिन मेंडल ने जब डिस्कवरी की थी तो जीन टर्म डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने जीन्स को नाम दे दिया था फैक्टर। आज की तारीख में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर को ही हम बोलते हैं जीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिल एंड एलिलोमॉर्फ, दोनों एक ही चीज है। एलिल का मतलब है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, तो ये दोनों क्या है, एलिल है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या है, एलिल, यानी कि वेरी टाइप्स ऑफ जीन, पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। और हम बात करेंगे ट्रू ब्रीडिंग की। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि अपने आप में ही जो पॉलिनेशन होता है उससे, यानी कि कैपिटल टी क्या है, ट्रू ब्रीडिंग का एग्जांपल है। स्मॉल टी ट्रू ब्रीडिंग है। ये अगर आता है दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ हाइब्रिड, इट नॉट ट्रू ब्रीडिंग।
ठीक है। होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस कंडीशन का मतलब भी यही होता है, कैपिटल टी होमोजाइगस, होमो म्हणजे सेम, एंड स्मॉल टी इज अ होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस म्हणजे कैपिटल टी इज विथ स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। बहुत ही इजी इजी टर्म्स है, बहुत सारी चीजों को मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हेमिजाइगस क्या होता है? हेमिजाइगस का मतलब है बिल्कुल ही डिफरेंट क्रोमोसोम आ गया, एक्स के साथ वाई आ गया, उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। ठीक है, वाई ऐसा दिखता है, तो फिर अभी मतलब ऐसा कर सकते हैं, एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एंड वाई, तो दोनों का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, दैट इज अवर हेमिजाइगस। अब हम लोग बात करेंगे, ये देखो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हेमिजाइगस होमोजाइगस का। नेक्स्ट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की बात करेंगे। फिनोटाइप मतलब पी फॉर फिनो एंड पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, यानी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बारे में जो बताएगा वो हमारा है, जो देख सकते हैं हम, देख के पता लगे, जैसे रेड कलर फ्लावर का टॉलनेस डॉर्फनेस। जीनोटाइप हाइडिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं फिनोटाइप के। फिनोटाइप जैसा दिख रहा है, उसके पीछे का राज क्या है? वो राज है जीनोटाइप, यानी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, जेनेटिक मेकअप होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम सिंगल कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हैं, दैट इज अवर मोनोहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड का मतलब होता है जब हम लोग दो कैरेक्टर ले लेते हैं, यानी टॉल के साथ हमने रेड, या फिर व्हाइट के साथ हमने रेड, सॉरी टॉप को ले लिया, तो ये दो कैरेक्टर ले लिए हमने, फ्लावर कलर एंड हाइट को, तो दैट इज अवर डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड अगर एक ही कैरेक्टर लेंगे तो वो होगा हमारा मोनोहाइब्रिड। क्लियर है? फिनोटिपिक रेशियो जो आता है वो हमेशा हमारा 3:1 आएगा, एंड जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1। डायहैब्रिड क्रॉस में हम लोग देखेंगे, देखो दो कैरेक्टर्स हमने लिए हैं, ये जो आपको चौकड़ी जो नजर आ रही है स्क्वायर शेप, दैट इज अवर पुनेट स्क्वायर, जो कि पुनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये एक तरीका है कि कितने हमको टाइप ऑफ गैमेट्स मिल सकते हैं वो फाइंड आउट करने का। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सिंपल थ्री जो है जीन के कैरेक्टर्स ले लेंगे, ठीक है, एंड उसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा ट्राई हाइब्रिड। नेक्स्ट बात करेंगे, ये असाइनमेंट मैंने दिया था आप लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे F1 जनरेशन, यानी कि इसको बोलते हैं फर्स्ट फाइलर जनरेशन, दैट इज अवर जब हम क्रॉसिंग कराते हैं पर्पल को व्हाइट से, मान लो कि दो डिफरेंट टाइप के हमने पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई और हम लोगों को ऑल क्या मिल गया? ऑल आर पर्पल, दैट इज अवर व्हाट? दैट इज अवर F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन हमेशा ऑल टॉल या ऑल पर्पल मिलेगा। जो रेशियो हमें फाइंड आउट हुआ था 3:1 एंड 1:2:1, दैट इज अवर F2 जनरेशन का रेशियो। ओके, तो ये हो गया। इस F2 जनरेशन कैसे मिलेगी? F1 जनरेशन जो हमको मिली है उसको हम सेल्फिंग करा देंगे, तो हमको मिल जाएगा पी पी, पी पी एंड पी। क्लियर है? पर्पल पर्पल एंड व्हाइट, तो दैट इज अवर 3:1। एंड अगर हम जीनोटिपिकली देखेंगे तो 1:2:1 इज द रेशियो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। देखो डोमिनेंट कैरेक्टर में अगर हम लोगों ने दो कैरेक्टर्स ले लिए जो कि क्या है? हाइब्रिड। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देखो पुनेट पुनेट स्क्वायर से हम दो यहाँ मेल फीमेल ले सकते हैं। ये बी को क्रॉस किया इधर से, तो बी बी हो गया, इसके साथ ये वाला आ गया कैपिटल बी स्मॉल बी, then again capital and small b, and then last is our small b। तो ये हो गया, देखो कैपिटल बी पर्पल को शो कर रहा है, ये डोमिनेंट है, तो दैट इज फिनोटिपिक जो कि हमें नजर आ रहा है। जीनोटिपिक इज व्हाट? व्हाइट, सॉरी, जीनोटिपिक इज बिहाइंड द जीन, दैट मीन्स बीबी को लेंगे, बीबी को लेंगे एंड स्मॉल बीबी को लेंगे, तो दैट इज अवर वन, एक ही बन रहा है, कैपिटल और स्मॉल बी टू बन रहा है, ये और ये, और स्मॉल बी वन, तो दैट इज अवर जीनोटिपिक रेशो। क्लियर है? ये हो गया हमारा पुनेट स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बता दिया, रिसेसिव कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस नहीं होता है और वो ऑल्टरनेटिव है। देखते हैं कब होगा ये एक्सप्रेस, जब इसके जैसा ही सिमिलर जीन होगा। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कहाँ शो हो रहा है? जहाँ पे सिमिलर जीन आ जाए। क्लियर है? अब हम बात करेंगे प्लॉइडी की। प्लॉइडी वो डिग्री होती है जो कि जीन का रिपीटिशन शो करती है, यानी कि अगर मान लो मैंने बात की
कि मियोसिस के टाइम पे 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, बिकॉज 1 2 3 4 से लेके 23 तक जो क्रोमोसोम है उनकी एक एक कॉपी ही होती है। तो दैट इज अवर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि उसके जैसी एक और कॉपी होगी, यानी डबल, दो कॉपी है, तो दैट इज डिप्लॉइड। अगर 6 कॉपीज होंगी, 6n, तो दैट मीन्स इस तरह का पिंक वाला भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, दैट इज अवर हेक्साप्लॉइड। तो उस तरह से हम लोग प्लॉइडी पे नाम रखते हैं जिसमें कॉपीज हमारे पास प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम की। ऑटोसोम जो होते हैं वो सोमेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो कैरियोटाइप की। ये इसमें हम लोगों ने एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें देखो अरेंज किया है 1 2 3 4 से लेकर पूरे 22 एंड देन 23 क्रोमोसोम। ठीक है। 23rd क्रोमोसोम जो था सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल्स में अगर क्वेश्चन आता है कितने क्रोमोसोम है हैप्लॉइड, तो आप लिखोगे 23, लेकिन अगर मेल्स में क्वेश्चन आ गया 24 कर देना, क्योंकि उनके पास एक्स के साथ वाई भी होता है। ठीक है, तो 22 तो सेम है, लेकिन एक्स के साथ वाई भी है, तो अलग अलग काउंट करेंगे, साथ में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। नेक्स्ट बात करेंगे एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम दो ही टाइप के होते हैं, एक्स एंड वाई। तो एक्स अगर एक्स के साथ जाया तो फीमेल, और अगर एक्स वाई के साथ गया तो वो है मेल। लिंक जीन जो होते हैं वो साथ में ही लिंक्ड है, मतलब जुड़े हुए हैं ना, लिंक। तो दैट मीन्स व्हाट, जैसे कि ये दोनों लिंक्ड है, पास पास में है, तो इनको सेपरेट आउट करना ही मुश्किल है। उन दोनों को भिड़ाया नहीं जा सकता, लड़ाया भिड़ाया अलग किसको किया जा सकता है, जो लोग दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये नॉट लिंक्ड है, तो इनमें क्या होगा, नॉट लिंक्ड अगर जो होंगे दैट मीन्स इनमें रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। हम उन्हें अलग कर सकते हैं, नए कॉम्बिनेशन नए दोस्तों से जोड़ सकते हैं, या फिर हम उनमें कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन लिंकेज अगर है तो ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, साथ साथ रहते हैं, तो हमें मौका ही नहीं मिलेगा हम उन्हें अलग कर सकते। क्लियर है। ये इस तरह से होता है। अब इसको देख लो, ये वाला कैपिटल लेटर है, ये सारे स्मॉल लेटर है। तो जो दूर वाले जीन होंगे उनमें तो ये देखो अलग हो गए, कैपिटल आर जो है वो पी और क्यू से अलग हो गया, और यहाँ इस तरह से। ठीक है, जो लिंक्ड थे यानी कि पी और क्यू पास पास में थे उनको हम अलग नहीं कर सकते। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ऐसा प्रोसेस है जो कि फीमेल फीमेल जो प्रोड्यूस कर सकती है विदाउट फ्यूजन, यानी एग जो होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेनी। प्रोजेनी जो ऑफस्प्रिंग है उसको प्रोजेनी बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है हेटेरोजाइगस, यानी एक पेरेंट एंड दूसरा पेरेंट, ये दोनों में कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे, इनके पेरेंट्स से आए होंगे तो वेरिएशन तो मिलेगा, तो इनके जीन्स अलग होंगे, तो जो भी बना वो क्या है हमारा हाइब्रिड, यानी हम क्या है हाइब्रिड है दोनों के कैरेक्टर्स से। बैक्टीरिया जो है उसमें सिंगल पेरेंट होता है तो वो हाइब्रिड नहीं बना सकते हम, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है उसको हम क्लोन बोलते हैं। प्योर ब्रीड मतलब देख लो, प्योर मतलब दोनों कैरेक्टर सेम होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाइब्रिड मतलब कैपिटल एंड स्मॉल वाई। हाइब्रिड वाइगर क्या होता है, हाइब्रिड या हेटेरोसिस, जो भी पेरेंट है मान लो मेल एंड फीमेल, तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी वो सुपीरियर होगी, उसमें और भी 4 गुण इनसे एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो दैट इज द हाइब्रिड वाइफ, यानी हम हमारे पेरेंट्स से 10 कदम आगे होते हैं। क्लियर है। जैसे ये वैरायटी देख लो, अगर आगे हैं तो हम हाइब्रिड विगर हैं, अगर नहीं है तो फिर बेकार है। ठीक है, तो दैट इज अवर पेरेंट वन पेरेंट टू, दोनों के कैरेक्टर्स इसमें आ गए, और ये सुपीरियर बन गया। इसके दाने मोटे हैं और इसका टेस्ट जो है वो दूसरे पेरेंट से आया है। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड विगर। इमेस्कुलेशन जो होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हटा दिया जाता है ताकि क्रॉसिंग करवाई जा सके, हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सके, वरना वो ये वाले कैरेक्टर इसी पे फॉल हो जाएंगे ना, पॉलन ग्रेन्स, तो फिर जो है वेरिएशन नहीं आ पाएगा। जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हमारे अंदर जो पूरा 23 क्रोमोसोम है
उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोम। ले सकते हैं, अगर डिप्लॉइड की बात करें, हैप्लॉइड की बात करें तो 23। तो जीनोम जो है दो तरह के होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड भी हो जाते हैं कई बार, जो कि प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ये देख लो हमारा जीनोम है, बताइए, तो हम पढ़ के आ चुके हैं। जीन पूल। जीन पूल एक ऐसा पूल है, स्विमिंग पूल में क्या होता है, एक पूल ले लो, सिंपल, स्विमिंग छोड़ो, पूल ले लो। पूल टॉर्टोइज भी होगा, पूल में फिश होगी, पूल में कभी स्नैक नहीं, कुछ लिजार्ड, ऐसा कुछ ले लेते हैं, लिजार्ड भी हो सकती है, जो कि वाइल्ड लिजार्ड होती है वाटर वाली, वो हो सकती है, टॉर्टोइज हो सकती है, फिशेस हो सकती हैं, और क्या ले लें, चलो छोटा स्नैक भी ले लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, वो हैं। अब इस जीन पूल में भी देखो, अगर मैंने फिशेस को स्टडी किया तो वहां हो सकता है अलग अलग टाइप की ब्लैक फिश, ब्लू फिश, पिंक फिश, व्हाइट फिश अलग अलग हो सकती है। तो एक जीन पूल में ही स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी को हम बोलते हैं जीन पूल। ठीक है, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। ये तो आपस में ब्रीडिंग नहीं कर सकते ना, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, पर फिशेस की वैरायटी तो आपस में कर सकती है। जीन लोकस क्या होता है, एक लोकेशन होता है, एक पोजीशन होता है जीन की क्रोमोसोम पे, यहाँ है, यहाँ है, या यहाँ पर है। इट्रोलोकस मतलब पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक है, वो मतलब सेम। तो अगर एक क्रोमोसोम में ये वाली पोजीशन है, लोकेशन है, मान लो ये वाला, और दूसरे में भी यही है, तो दैट इज अवर होमोलोगस। और अगर मैं इसकी स्टडी इस दूसरे वाले के कंपैरिजन में करूँ तो दैट इज अवर हिट्रोलोगस, क्योंकि सिचुएशन लोकेशन चेंज हो गई। ये देखो बच्चों, जीन पूल आपको नजर आ रहा है, ये जो वाइल्ड पिग है, इसकी वेराइटीज हैं, कैपिटल बीबी भी है, कैपिटल स्मॉल बीबी भी है, और स्मॉल बीबी भी है। ठीक है, तो ये सब साथ में एक ही जगह रह रहे हैं, दैट इज अवर जीन पूल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी पहले हम लोगों ने मेल को टॉल टॉल लिया, फीमेल को ड्रॉप लिया, नेक्स्ट हमने ड्रॉप मेल को ले लिया, टॉल फीमेल को ले लिया, तो रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट बात करेंगे बैक क्रॉस की। तो बैक क्रॉस क्या होता है, अ, ये एक ऐसा हाइब्रिड है जिसमें हम एक पेरेंट तो बिल्कुल प्योर लेंगे नहीं, कैपिटल कैपिटल टी, एंड एक लेंगे हाइब्रिड। तो हाइब्रिड को जब डोमिनेंट वाले से करवाया जाता है तो बैक क्रॉस होता है। हाइब्रिड को अगर हमने रेसेसिव से करवाया तो हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस। तो ये याद रखना। ठीक है, बैक क्रॉस में हमें कुछ पता नहीं चलेगा, सभी टॉल मिलेंगे। टेस्ट क्रॉस आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमारा जीनोम कैसा है। क्लियर है? तो 1:1 हमेशा रेशियो आएगा टेस्ट क्रॉस का। आउट क्रॉसिंग का मतलब, अब ये देखो, ये चीजें देखो, इनब्रीडिंग का मतलब है सेम स्पीशीज में ही रिप्रोडक्शन हो रही है। आउट क्रॉसिंग मतलब व्हाइट को ब्लैक से हम क्रॉस करवा सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है भाई, दोनों डॉग हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि हमने हॉर्स को डोंकी से करवाया और क्या बना दिया, म्यूल। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज लिए हम, इसमें सेम ही स्पीशीज ले रहे हैं तीनों में। ठीक है, अब बात करते हैं प्योर लाइन की। प्योर लाइन का मतलब होता है सभी हम कंटिन्यूअसली सेल्फिंग करा रहे हैं, तो बार बार में यही तो मिलेगा हमें, स्मॉल टी मिल ही नहीं सकता। तो हमने हर जनरेशन 1 2 3 4 ऐसे 100 जनरेशन तक हमने यही कैरेक्टर ग्रो किया, दैट मीन्स वो हो गई हमारी प्योर ब्रीड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोजाइगोसिटी प्योर होता है। पुनेट स्क्वायर में आप लोगों को बता चुके हैं, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक चेकर बोर्ड इसको बोलते हैं, जो कि इस तरह से हम चेकिंग कर सकते हैं। लाइक जो कैरेक्टर हमने यहाँ फर्स्ट लिया है यहाँ भी वही लेना है। ठीक है, एंड देन ये एक अरेंजमेंट करने का तरीका होता है, पहले कैरेक्टर को लास्ट को दोनों को पहले ये लेंगे, देन कैपिटल एंड स्मॉल, देन स्मॉल एंड कैपिटल एंड स्मॉल स्मॉल, सेम दोनों तरफ, देन हम इसको दोनों को ऐसे क्रॉस करेंगे, मिक्स कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा चेकरबोर्ड पुनेट स्क्वायर बन जाएगा, और हमारे रेशियोज हमें मिल जाएंगे इन F2 जनरेशन। अगर किसी केस में सिंगल पेरेंट है तो एग्जैक्ट कॉपी होगा, तो हम उसको
जो ऑफस्प्रिंग बना है बच्चों उसको हम बोलेंगे, एक मिनट, जो ऑफस्प्रिंग बना है उसको हम बोलेंगे क्लोन। ये पेरेंट है, बैक्टीरिया मान लो, इसने अपने जैसा ही बनाया, ऑफस्प्रिंग इसके जैसी बनी। क्लियर है? इसको, ऑफस्प्रिंग को मैंने बोल दिया क्लोन और पेरेंट को मैं बोलूंगी रेमिट्स। ठीक है, रेमिट और क्लोन। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जो हम पढ़ सकते थे बेसिक हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे अब आगे चैप्टर में काम आएगा। पहले बात करते हैं मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म इज द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल एक साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, 1856 से 1863 इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। ये फादर थे एक चर्च में और इन्होंने गार्डन पी यानी कि पाइसम पे वर्क किया। इनके जो लॉज है उनको क्लासिकल जेनेटिक्स भी बोला जाता है। क्लासिकल डांस यानी कि जो ओल्ड टाइप का डांस है, ठीक है। तो जो सबसे पुरानी हमारी हाइपोथेसिस है, थ्योरी है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, उसको हमने नाम दिया क्लासिकल। नई जो थ्योरी है उनको नाम दिया मॉडर्न। ठीक है। इन्होंने 7 साल तक पूरा अच्छे से पी को स्टडी किया एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए लिविंग बीइंग पे। आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू ब्रीडिंग, हर तरह से किया। एंड ट्रू ब्रीडिंग लाइन उन्होंने बहुत सालों तक क्रिएट की है, यानी कैपिटल कैपिटल से पूरी लाइन। और 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो पी है उन पे इन्होंने स्टडी किया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पे, और उन्होंने एक एक करके सारे ट्रेड्स को लिया और उनको अच्छे से स्टडी किया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। जो टोटल कैरेक्टर्स आर 14, बट अगर मैं बात करूंगी जैसे टोटल, ये तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है 14, तो अगर सिंपल ट्रेड्स की हम बात करें तो हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोर्ट कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो देखो टोटल तो 7 कैरेक्टर्स हैं, उनके कॉन्ट्रास्टिंग 14 है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कैरेक्टर तो 7 टिक करना और कॉन्ट्रास्टिंग नाम आ जाए तो 14 टिक करना। तो देखो टॉल एंड ड्वार्फ, पर्पल व्हाइट, ये दो हो गए डबल डबल, तो टोटल क्या हो गया, 7 into 2 इज अवर 14। तो ये आ गया, सॉरी, हमारा कैरेक्टर्स का। ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या रीजन थे। एक तो उन्होंने लार्ज सैंपल साइज लिए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअसली किए, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, और उन्होंने एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस किया, ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया। स्टेटिस्टिक्स यूज किया, मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज किया एनालिसिस करने के लिए। एंड कैरेक्टर का जो सिलेक्शन उन्होंने किया वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे इनके, ये इनकी किस्मत थी कि उसमें लिंकेज नहीं था, इसलिए कंफर्म जो रिजल्ट थे वो मिक्स होके नहीं आया। कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट से बाय टेस्टिंग उन्होंने रिजल्ट निकाल दिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो 3 लॉ उन्होंने प्रपोज किए थे, उनमें से फर्स्ट एंड सेकंड लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, एंड थर्ड लॉ जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। तो कैरेक्टर जो है वो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं इन्होंने कहना था, और फैक्टर्स को आज के टाइम में हम जीन बोलते हैं। फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में होते हैं, जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं। एक मेंबर डोमिनेंट होगा तो दूसरा होगा रेसेसिव। डोमिनेंट एक्सप्रेस कर जाएगा F1 में एंड रेसेसिव नहीं करेगा। तो देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कि है हमारा, हाँ देखो इसका एक स्टेटमेंट है मेंडल का, जो फर्स्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे इट इज आएगा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 and expression of both F2. It is also explained proportion 3:1 at F2। मेरे आप एक्सेप्शन जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के वो भी प्रेजेंट है, क्योंकि सब में तो पी प्लांट जैसे कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो एक्सेप्शन का पहला एक्सेप्शन इसका हम लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है पूरी तरह से डोमिनेट नहीं हो पाया बेचारा, यानी जो शांत बच्चा था कब तक शांत रहेगा, उसने भी बोलना शुरू कर दिया, यार ये तो मुझे बोलने ही नहीं देता है। ठीक है, तो क्या हो गया, रेड तो आया ही, रेड के साथ दोनों मिक्स हो गया, दोनों साथ में बोल रहे हैं, तो दोनों बोल रहे हैं तो क्या बन गया, पिंक। तो देखो रेशो क्या आ जाएगा, जैसे 3:1 आ रहा था, अब रेशो आ जाएगा हमारा 1:2:1, क्योंकि एक रेड होगा, एक दो हमारे पास पिंक फ्लावर होंगे, और व्हाइट भी हमारे पास एक होगा।
ठीक है, क्लियर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। ये भी सीधे के सीधे क्वेश्चन उठ के आता है, डॉगफ्लावर लिख दोगे स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीशीज में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको देखने को मिलती है। ठीक है। अब को डोमिनेंस का मतलब को, जैसे कोएड होता है, को एजुकेशन मतलब दोनों, यानी दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों को इक्वालिटी होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एक साथ पढ़ेंगे तो को एजुकेशन। वैसे को डोमिनेंस यानी दोनों को हमने यूनिट जो इक्वालिटी दी है। भाई तू भी बोल, दोनों बोलो। ठीक है, तो दोनों बोलो तो दोनों कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। इनकम्प्लीट में क्या हो रहा था कि बोल दोनों रहे थे लेकिन बारिश बारिश से, यानी दोनों मिक्सिंग इफेक्ट दे रहे थे। अब इसमें क्या है कि दोनों ही मिक्सिंग इफेक्ट इसमें भी होगा, लेकिन दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही डोमिनेंट टाइप के होंगे। ठीक है, तो दोनों कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार कौन क्या बोल रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग, मिक्सिंग। ठीक है, जैसे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप है हमारे अंदर, तो अगर ए बी आ गया, ए आ गया और एक बी का जीन आ गया, दैट इज क्या हो गया हमारा ए बी, दोनों ही ब्लड ग्रुप हम मानेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ए ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप के या तो ये वाले एलील हो सकते हैं या फिर ये वाला हो सकता है। तो ये वाला जो है ये ओ ब्लड ग्रुप को शो करता है, ओ रेसेसिव कैरेक्टर है। और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो तभी होगा जब दोनों कॉपी स्मॉल आई की हो। क्लियर है। तो ये वाला, और अगर ये वाली कॉपी अगर प्रेजेंट है तो ये ब्लड सॉरी ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो दोनों ही की डोमिनेंट है तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो एक्सप्रेस कर पा रहा था लेकिन ढंग से सही से नहीं कर पा रहा था, और ये इसमें क्या है, दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इस चार्ट से देख सकते हैं। ए और ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, ए और बी होगा तो ए बी, ए और स्मॉल आई तो ए, बी और तो ए बी, बी तो बी, बी और स्मॉल आई तो बी, एंड स्मॉल स्मॉल तो ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीजन की, तो वो देख लेते हैं। देखो रेड ब्लड सेल यानी कि जो आरबीसीज होते हैं, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंड रेड आरबीसी में देखेंगे, तो देखो ग्रुप ए यानी कि ए ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, बी के अगेंस्ट। एंटीजन कौन सा है, एंटीजन यानी इसका खुद का जन, यानी इसके अगेंस्ट इसको एंटीबॉडी बनानी ना, तो बी जो है, बी में अगर हमने ट्रांसफर कर दिया तो बी वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें बी वाले में एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट बनेगी और बी एंटीजन रहेगा, बी को ही पहचानेगा। नेक्स्ट ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे। ठीक है, एंटीजन ए बी है। इसमें बेचारे में कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों के अगेंस्ट बन जाएगी। सॉरी, हाँ, ए और बी दोनों के ही अगेंस्ट में बन जाएंगे हमारे पास। इसलिए बोलते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। को डोमिनेंस में देखो क्या अंतर है, दोनों कलर शो हो रहे हैं ना, उसमें तो पिंक बन रहा था, नया ही कुछ बन रहा था। बट इसमें देखो रेड भी है, व्हाइट भी प्रेजेंट है, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। ब्राउन भी प्रेजेंट है और व्हाइट भी प्रेजेंट है। क्लियर है, तो ये हो गया को डोमिनेंस। मल्टीपल एलील, मल्टीपल म्हणजे मैनी, यानी कि एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे तो मल्टीपल एलील। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन कलर, स्किन कलर में बहुत सारे ग्रेडेशंस मिलते हैं ना, तो वो क्यों है, क्योंकि मल्टीपल एलिल्स उसमें इन्वॉल्व, ए बी सी डी बहुत सारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी। देखो ये एक छोटा एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिग राउंड, इंटरमीडिएट साइज राउंड एंड स्मॉल रिंकल। तो मल्टीपल टाइप के एलिल्स मिलेंगे हमें मल्टीपल एलिल में। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में यही अंतर है कि देखो ये एक्सप्रेस खुद को सही से दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं, पिंक बन गया, अलग ही बन गया। इसमें दोनों ने ही एक्सप्रेस किया है, दोनों ने इक्वल पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
सेकेंड लॉ की, तो सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मोनोहेटेरोजेन बेस्ड है। इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। सेपरेट सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है सेपरेट, सेपरेशन, अलग कर रहे हैं। दोनों कैरेक्टर रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में, यहाँ हमें मिल जाते हैं। और जो पेरेंट्स है वो दोनों ही दो तरह के एलेल होते हैं, मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। होमोजाइगस पेरेंट जो है उनमें सभी सिमिलर गैमेट्स होंगे। हेटेरोजाइगस में इक्वल प्रोपोर्शन होंगे, यानी हाफ कॉपी जो है कैपिटल टी की होगी, स्मॉल जो हाफ कॉपी होगी वो स्मॉल लेटर की होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि ये क्या बोलता है, सेकेंड में बोलता है कि यहाँ कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, दोनों कैरेक्टर्स रिकवर हो जाएंगे हमें F2 जनरेशन। ठीक है, जो F1 में नहीं मिल रहा था वो F2 में हमें दिख जाएगा। अब थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाना पड़ेगा, मोनोहाइब्रिड से नहीं कर सकते। क्रॉस है दो कैरेक्टर्स के बीच में, ये बोलता है दो कैरेक्टर्स यानी कि डाइहाइब्रिड जो है वो कंबाइन होके डाइहाइब्रिड सेग्रीगेशन को एक पेयर में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये वाला, ठीक है, एंड हमने क्रॉस करवाया इसको इससे, तो ये जो टॉल है ये रेड के साथ भी जा सकता है, ये टॉल वाइट के साथ भी जा सकता है, ये ड्रॉप जो है ये रेड के साथ भी जा सकता है, और ड्रॉप जो है वो वाइट के साथ भी जा सकता है। मतलब दोनों ऑल्टरनेटिवली कपलिंग कर सकते हैं। दैट इज अवर थर्ड लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्ट। ठीक है, इसमें देख लो, देख सकते हैं अपन, येलो राउंड के साथ येलो रिंकल भी मिल रहा है कहीं कहीं पे, ये वाला देखो, येलो रिंकल, येलो रिंकल। ठीक है, और ये देखो, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल, दोनों तरह के वैरायटी, यानी कि दोनों लिंक्ड नहीं। ठीक है, तो ये नोट है कि इनहेरिटेंस जो है एक जीन का अगर होता है तो वो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टडी करेंगे। दो जीन अगर आ गए तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्ट। वन जीन का इनहेरिटेंस, मोनजे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर जैसे हम ले लिया, F1 जनरेशन की स्टडी की तो हमको क्या मिला, सारे के सारे एक जैसे मिले पेरेंट के जैसे। F2 में वो रेसिस्टिव कैरेक्टर हाइड हो जाएगा और F1 में सारे हमें टॉल दिखाई देंगे। जब हम F1 को F1 से ही अगेन सेल्फिंग कराएंगे तो हमको मिलेगा हमारा F2 जनरेशन, एंड दैट इज अवर, ये हमारा जो रेसेसिव कैरेक्टर वो रिकवर हो जाएगा, दैट इज अवर ड्वार्फ कैरेक्टर। phenotypic ratio is 3:1, genotypic is 1:2:1। यहाँ कोई ब्लेंडिंग मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे, आगे की बात करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन मंजे डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेंगे, येलो ले लिया, ग्रीन ले लिया, राउंड एंड रिंकल। F1 जनरेशन में 100% अगेन टॉल एंड राउंड वाले हमें मिलेंगे, एंड जो F2 जनरेशन है उसमें हमें राउंड येलो, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल दोनों मिलेंगे। फिनोटिपिक रेशियो जो होगा हमारा हो जाएगा 3:9:3:3:1, एंड जीनोटिपिक हो जाएगा 1:2:2:1:2:2:1:2:1। ठीक है, तो देखो यहाँ तक ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ तक क्या हो रहा है, कहाँ गए, 1:2:2:4, 1:2:2:2:4। उसके बाद देखो 1:2:1:2:1, ऐसे याद करो, 9 है ये। ठीक है, तो 1:2:2:2:4, ये तो डबल हो गया। अब देन 1:2:1:2:1, क्लियर है। अब हम बात करेंगे अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों किसने दी थी, 1902 में दी थी सटन बावरे ने। और इन्होंने जो है क्रोमोसोम के मूवमेंट्स को बताया था, यानी कि क्रोमा म्हणजे कलर, सोमा म्हणजे बॉडी। क्रोमोसोम एक कलरफुल कलरफुल बॉडी होती है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एक एक कॉपी रह जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है प्रोफेज वन में सेपरेट होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे डॉटर सेल में।
एंड ओनली हैप्लॉइड यानी कि एन ही हमको मिलेगा। यानी 46 टोटल है तो हमें हाफ मिलेगा, दैट इज अबाउट 23 क्रोमोसोम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, ये देखो इस तरह से सेपरेट आउट हो जाते हैं। G1 G2 जब मियोसिस 1 होगा एनाफेज वाला, देन मियोसिस सेकंड में इस तरह से, ये पहले तो 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स थे, यहाँ पे देखो 2 क्रोमेटिड रह गए। अब यहाँ पर जब जर्म सेल बने तो यानी ये चारों सेपरेट आउट हो गए जर्म सेल। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा क्या है, गैमेट फॉर्मेशन। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम। आपके सामने टर्म आएगी यूप्लॉइडी एनिप्लॉइडी। यूप्लॉइडी म्हणजे मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी मतलब एक्स, डिप्लॉइड इज 2x, पॉलीप्लॉइड 2 से ज्यादा। हाइपोप्लॉइडी होता है एनिप्लॉइडी का, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो मतलब माइनस में करेंगे, यानी 2n यानी डिप्लॉइड में से -1 कर दिया मोनोसोमी, 2n में से -2 कर दिया नलीसोमी, 0 हो गया दोनों। ट्राइसोमी, जब हमने 2n में +1 किया तो 3 बनेंगे, और टेट्रा म्हणजे 2n+2 तो 4, 2 + 2 4 हो गए तो टेट्रासोम। बहुत इजी टर्मिनोलॉजी, आप इजीली याद कर सकते हैं। ऑटोप्लॉइडी कब होती है? जब दो ऑर्गेनिज्म जो है उनमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हों सेम स्पीशीज में। एलोपॉलीप्लॉइडी जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं अलग अलग स्पीशीज की, जैसे कि हॉर्स का करवाया डॉन्की से। मेंडल का रिजल्ट जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रह गया? क्योंकि मतलब कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, तो वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। ठीक है, उनके जो जीन कंसेप्ट इन फैक्टर जो था, उस वो भी एक कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग थ्रेट के रूप में हमारे सामने आया, जो कि ब्लेंडिंग जिसमें हमें नहीं देखने को मिली। इसलिए नहीं देखने को मिली क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। दूसरी बात, इनका जो अप्रोच था वो मैथमेटिकल था, बायोलॉजिकल फिनोमेनन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। बायो और मैथ्स में थोड़ी सी वॉर रहती कि नहीं ये मैथ्स से ही बायो है, तो दैट इज वाई बायोलॉजिस्ट उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए। देन उन्होंने जो है, वो फिजिशियन थे तो फिजिकल प्रूफ जो है, सॉरी, वो फादर थे और फिजिशियन भी थे इसीलिए, और मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने अपने लॉजिक के थ्रू वो प्रूव किए। ठीक है, तो वो ये नहीं बता पाए कि फिजिकल प्रूफ वो कुछ कर नहीं पाए। जैसे अलग अलग एक्सेप्शंस को वो जब मिले तो जस्टिफाई नहीं कर पाए। मेंडल की वर्क की रीडिस्कवरी की गई जो कि 3 साइंटिस्ट ने की। नाम था कार्ल कॉरेन, ह्यूगो डिवरेज एंड एरिक वॉन स्टेमा। ठीक है, 1900 में इन्होंने किया। तो और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का है वो दिया था थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कुलीग्स ने। इन्होंने वेरिएशन बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इन्होंने काम किया था फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या थे इसके? सिंपल सिंथेटिक मीडियम में हम ग्रो कर सकते हैं, 2 वीक की साइकिल है, जल्दी प्रोजेनी मिल जाएगी, और डिफरेंट सेक्स मिल सकते हैं, मेल एंड फीमेल, जो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लो पावर माइक्रोस्कोप से भी स्टडी किया जा सकता है। तो हाई पावर के ज्यादा टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत नहीं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। ओके, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा वाइड हो जाएगा। देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सब बाकी चीजें तो बहुत छोटी छोटी हैं जो कि हम बहुत ही फटाफट से कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को थोड़ी देर का ब्रेक दूंगी अभी। इसके बाद हम ये चैप्टर 1 शॉर्ट में ही क्लियर कर लेंगे। यस, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी टाइम आप लोग ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए, एंड देन वी विल राइट बैक। Hello students, very welcome in the course of MHT CET crash course and चलिए, आप लोगों का जो ब्रेक था वो ओवर हो चुका है, एंड नाउ हम लोग अब बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल बात की थी कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई में डिस्कवरी इसकी हुई थी, और
किसने की थी ये डिस्कवरी? दैट इज वन ऑफ द साइंटिस्ट नेम्ड मॉर्गन। ठीक है। तो मॉर्गन जो है उन्होंने ये टर्म ली थी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का मतलब जो मैंने आप लोगों को कल हमने डायग्राम में भी जब देखा था, तो लिंकेज इज व्हाट? लिंकेज इज जब दो जीन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, दो लोग हैं जो कि बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। दैट इज अवर लिंकेज। ठीक है। और अगर दूर दूर है, डिस्टेंस है, तो कोई भी उनके कान भर देगा, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। दैट इज नॉट लिंकेज। वो दोनों अपने अपने दोस्त अलग अलग चूज कर सकते हैं, दूसरे दूसरी आर्म के साथ रिएक्ट। रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों ही क्या है? दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शन है एंड क्रॉसिंग ओवर भी है। क्योंकि अगर लिंकेज होगा तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों होंगे तो लिंकेज नहीं हो सकता। दुश्मनी है तो दोस्ती नहीं हो सकती, दोस्ती है तो दुश्मनी नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसी पे आधारित है हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो लिंकेज जो होता है, लिंक्ड जीन अगर है तो वो को इनहेरिटेंस होंगे, यानी कि वो दोनों साथ में ही जाएंगे, हर जगह साथ में जाएंगे। ठीक है। और उनका सेम क्रोमोसोम पे अगर ज्यादा दूर लोकेशन है तो फिर वो ओनली जो है दूर हो सकते हैं, या फिर दूसरे क्रोमोसोम पे रिकॉम्बिनेशन के थ्रू मूव कर सकते हैं, तो उससे वेरिएशन आ सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन जो है वो जनरेशन होती है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन की। मतलब अगर पेरेंटल जीन है दैट मीन्स वो ऐसा का ऐसा जाएगा। यानी लिंकेज है मतलब पेरेंटल जीन है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा का ऐसा ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें वो आर्म जो है वो टूट के दूसरी तरफ नहीं जा रही क्रॉसिंग ओवर करने। तो दैट्स वाई हम लोग बोल देंगे कि क्रॉसिंग ओवर जो है, अगर वो है तो रिकॉम्बिनेशन होगा। और वो दोनों क्या है? नॉन पेरेंटल है, क्योंकि पेरेंट से नहीं आए। वो क्या, पेरेंट से वैसे आए हैं लेकिन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आए हैं। यानी एक ही पेरेंट के जीन एज इट इज उठ के नहीं आए, उसमें कुछ तो न्यू ऐड हुआ है, वैरायटी ऐड हुई है, उसके बाद ही वो आया। तो दैट्स वाई वी कैन सो दैट नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। यानी वो हमारे पेरेंट्स में नहीं थे, एक पेरेंट से एक आधा हिस्सा आ गया, एक दूसरे से आधा हिस्सा आ गया। दैट मीन्स व्हाट? पूरा एज इट इज उठ के तो नहीं आया ना, रिकम्बाइन होके आया है, यानी कि मिक्सिंग होके आया है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉन पेरेंटल। ठीक है। तो अब ये डाउट क्लियर है आपका? मॉर्गन जो है उन्होंने कई सारे डाइहाइब्रिड प्रोसेस की और सेक्स लिंक्ड जीन्स को ड्रोसोफिला में उन्होंने स्टडी किया, बार बार में उन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किए। देन उन्होंने जो है येलो बॉडी व्हाइट आइड को फीमेल में लिया, यानी कि फीमेल एक ड्रोसोफिला लिया जिसकी येलो बॉडी थी एंड उसकी व्हाइट आंखें थी, आईज। एंड ब्राउन बॉडी वाला उन्होंने ले लिया। एक मिनट, ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। ओके। तो मे फीमेल ले लिया उन्होंने येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, एंड मेल ले लिया उन्होंने ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। क्लियर है? तो इनको फिर उन्होंने इंटर क्रॉस करवाया। F1 प्रोजेनी जो आई, उस F1 प्रोजेनी को उन्होंने, जो हमें F1 प्रोजेनी मिली उनका जो सेग्रीगेशन हुआ, यानी अगेन जो उनको हमने सेल्फिंग कराई, तो हमारे पास F2 जनरेशन आ जाती है, जिसका रेशियो जो है आना तो चाहिए 9:3:3:1, जो कि मेंडल के अकॉर्डिंग था, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में लिंकेज नहीं था और मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में लिंकेज था। यानी कि अगर लिंकेज होगा तो हमारा रेशियो जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, लिंकेज मेंडल के केस में हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उनके जो जीन्स थे, उन्होंने जो पी का सैंपल लिया, उसके जो जीन्स थे वो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, सबका अपना अपना घर था, अपार्टमेंट था, वो लोग शेयरिंग में नहीं रह रहे थे। तो दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि 7 ही उसके कैरेक्टर्स थे और 7 ही अलग अलग उसके क्रोमोसोम पे उन्होंने अपनी अपनी जगह निर्धारित कर रखी थी। और अगर हम बात करेंगे हमारी या किसी और भी ऑफ ऑफस्प्रिंग की जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, तो हम लोग इसलिए बात करते हैं, लिंकेज होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जीन जो है सेम क्रोमोसोम पे हैं, लेकिन उनके कितने, जैसे मान लो जो क्रोमोसोम्स थे 14 क्रोमोसोम पे ही अलग अलग एक एक एलील ने अपना डेरा जमाया हुआ। क्लियर है? तो इसलिए लिंकेज की बात भी नहीं कर सकते, रिकॉम्बिनेशन की बात भी नहीं कर सकते। जब कर सकते हैं जब एक ही क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। ठीक है। अब पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसमें हम देखते हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन लोकेटेड है और जो दो जीन सेम क्रोमोसोम पे अगर होते हैं तो उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं, नॉन पेरेंटल कम देखने को मिलते हैं। ठीक है।
अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन सेकंड में। उन्होंने क्या देखा कि जो टाइटली लिंक्ड थे, उन्होंने रिकॉम्बिनेशन बहुत ही लेस रहा उनमें, क्योंकि जो बिल्कुल टाइटली लिंक्ड है, पक्के दोस्त थे, उनको क्रॉसिंग ओवर करवाया नहीं जा सकता, उनको दूर नहीं किया जा सकता। और जो लूजली लिंक्ड थे, उनमें बहुत ज्यादा ही रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से बहुत फटाफट उनको किसी कोई भी कान भर सकता है और वो दोनों अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक मैप की। तो जेनेटिक मैप जो है वो एक ऐसा, बोल सकते हैं कि पूरे जीनोम को जो हमने सीक्वेंसिंग किया है, हमको ये पता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे कौन कौन से जीन हैं, वो हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं। जेनेटिक मैप जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया है। एंड अब हम नोट के बारे में बात करेंगे। तो जो नोट आपको दिख रहा है वो देखते हैं। लिंकेज ग्रुप की बात करेंगे जेनेटिक्स में, तो वो लिंकेज ग्रुप कैसा होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। सभी जितने भी जीन हैं जो कि सिंगल क्रोमोसोम पे रहते हैं, वो सिंगल क्रोमोसोम पे जो भी जीन रहते हैं, वो कोशिश करेंगे कि हम सब साथ में जाएं सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। अ, लेकिन होता क्या है, किसी किसी केस में जो लिंक्ड जीन है, यानी लिंकेज अगर प्रेजेंट है, दोनों पास पास हैं, तो वो दूर नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस केस में ये सही बैठ जाता है। और लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या है, वो सारे जीन या नंबर ऑफ पूरे हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हम उसको बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में लिंकेज ग्रुप की अगर बात करूंगी, तो वो ओनली 23, यानी हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लिंकेज ग्रुप के नाम से भी बोल सकते। क्लियर है। पी जो प्लांट था उसमें टोटल क्रोमोसोम थे 14, लेकिन हैप्लोइड क्या था 7, यानी कि इसका लिंकेज ग्रुप क्या निकल के आया 7। फ्रूट फ्लाई में जो है वो होता है लिंकेज ग्रुप 4, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने हुए इसके 8, ठीक है। तो हैप्लोइड सेट को हम बोल देते हैं हमारा लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप और लिंकेज में डिफरेंस है, ये याद रखना। लिंकेज मतलब दो जीन्स का लिंक होना, और लिंकेज ग्रुप जो हैप्लोइड सेट है हमारा पूरा, जिसमें पूरे क्रोमोसोम पे हमारे जीन्स है, दैट इज अवर लिंकेज ग्रुप, जो हमारा टोटल जीनोम है। और जीनोम हमने क्या बोला था, अच्छा ऐसे याद रख लो, हैप्लोइड हैप्लोइड क्रोमोसोम इज इक्वल्स टू लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू जीनोम। ये दो तीनों चीजें क्या है, हमारी सेम ही है, ठीक है। तो दोनों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको अब एक ही बार में तीन चीजें याद हो गई अलग अलग, जो हमने अलग अलग जगह पर पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे, ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। देखो इसमें इन्होंने क्या किया कि दो तरह के क्रॉस इन्होंने किए थे, और इन्होंने क्या किया, मॉर्गन ने पहला जो सैंपल लिया था, उस पहले सैंपल में जो पेरेंटल टाइप लिया था, उन्होंने लिया था फीमेल को लिया येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, ठीक है। मेल को इन्होंने लिया ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ठीक है। तो ब्राउन बॉडी एंड रेड आई इन्होंने ले लिया, और ये वाला लिया। अब जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाया दोनों के बीच में, तो क्रॉसिंग देखो, ये वाई क्रोमोसोम है, ये एक्स है, ये दोनों क्या है, फीमेल है, तो एक्स एक्स, ड्रोसोफिला में यही होता है। एंड देन जब हम लोगों ने स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि एक ये इसके साथ जा सकता है बाय द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये वाला इसके साथ जा सकता है, ये इसके भी साथ जा सकता है, और ये इसके साथ जा सकता है, यानी आपस में ये लोग शफलिंग कर सकते हैं। तो दैट्स वाई क्या हुआ, इसने एक कॉम्बिनेशन इस वाले के साथ बनाया, यानी कि वाई डब्ल्यू का वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। और दूसरा वाला कॉम्बिनेशन इसने, ये इसको भी करेंगे तो सेम रिजल्ट आने वाला है, इसलिए हम एक ही को स्टडी करेंगे, डबल डबल नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ती है, ठीक है। तो इस वजह से फिर ये वाला ही सेम दूसरे ये वाई के साथ जाएगा। क्लियर है। यस, ठीक है। अब मैं इसको एक बार इरेज करके सही से दोबारा समझा देती हूँ, थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा हो गया है ये, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये वाला इसके भी साथ जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। तो अगर मान लो इसने इसके साथ क्रॉस करके ये बनाया है, तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। ये येलो और व्हाइट। अब देखो इस पे तो वाई क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट ही नहीं है ना येलो बॉडी और व्हाइट आई का जीन, तो एक्स पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये येलो बॉडी एंड व्हाइट आई ही हमारे सामने बनेगी। अगर मैं बात करती हूँ अब आगे, देखो क्या हुआ, F1 जनरेशन तो एज इट इज हमें मिल गई सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब दोबारा क्या हुआ, ये वाला जो जीन था,
ये सेपरेट आउट होंगे, अब इनके बीच में हम सेल्फिंग करा रहे हैं। तो देखो, इस वाला, ये वाला जो था ये चला गया इसके साथ। एक तो ऐसा हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन बन गया। एक ये जा सकता है, ये ब्लू वाला जा सकता है इसके साथ, ठीक है। तो दो तरह से ये जा सकता है। तो ब्लू वाला गया अपना इस वाले के साथ, तो ये आ गया अपना ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये वाला कहाँ गया, ये वाला भी वाई के साथ जा सकता है, तो ये हमारा ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब बाकी में क्या हुआ, इन दो में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर। ये तो रिजल्ट आया तब जब इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो चांसेस क्या होंगे कि क्रॉसिंग ओवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि होगा ही सही, लेकिन अगर होता है या नहीं होता तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये वाले में अगर रिकॉम्बिनेशन दोनों जीन में हुआ, यानी कि इसका आधा पार्ट इस पे आ जाएगा और इसका आधा पार्ट इस पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर ऐसा होता है तो देखो क्या बनता है। ये आधा आधा जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ तो देखो, येलो चला जाएगा डब्ल्यू प्लस प्लस के साथ, और वाई प्लस चला जाएगा डब्ल्यू के साथ। तो यही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ नजर आ रहा है, वाई प्लस एंड डब्ल्यू। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन वाला है ये गया वाई वाले के साथ। एक तो ये केस हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये वाई और डब्ल्यू प्लस चला जाएगा एक इसके साथ, दोनों चले गए। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने देखो ये कॉम्बिनेशंस बने हैं हमारे पास में। और कॉम्बिनेशंस में पेरेंटल कितने बने, 98.7। देखो इसमें अपना दिमाग हमें नहीं लगाना है, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके आधार पे हमें रिजल्ट्स मिले हैं। तो हम अपनी मर्जी से इसमें क्रॉसिंग नहीं कर सकते। अब ये जो आप पूछोगे, मान लो परसेंटेज कैसे आई, तो ये परसेंटेज हमने नहीं निकाली है, ये मॉर्गन की परसेंटेज है। जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि पेरेंटल जो है 98.7% निकल रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट 1.3% ही निकल रहा है। ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो कम हुआ है इस वाले केस में। क्लियर है। तो अगर रिकॉम्बिनेशन कम हुआ है, दैट मीन्स वो दोनों इतने ज्यादा भी दूर नहीं थे। अगर बहुत ज्यादा दूर होते तो ये चांसेस होते कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन की बढ़ जाती। रिकॉम्बिनेंट को ही हम नॉन पेरेंटल भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे F2 जनरेशन की। तो जब F2 जनरेशन आई तब हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, अब हम लोगों ने F2 जनरेशन में देखा, तो क्या देखा, ये वाला जो है, एक तो इसने मतलब उन्होंने जो स्टडी किया उसके आधार पर उनको क्या रिजल्ट मिला कि ये वाला जो है इसके साथ चला गया, क्योंकि चार चार में से कहीं किसी के भी साथ जा सकता है। एक तो ये बन गया वाइल्ड टाइप यानी पेरेंटल वाला। नेक्स्ट जो है उन्होंने देखा कि आ, ये जो था ये वाला, इसी ने दोबारा डबल जो है अपना येलो एंड व्हाइट बना लिया। यानी ये तो हमें एज इट इज व्हाइट जो पेरेंटल टाइप थे वो मिल गए। नेक्स्ट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो जीन है, ये तो देखो हम मेल की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम आ रहे हैं ना। क्लियर है। देखो एक इसमें ये एक्स और वाई आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, अभी हमने वाई की बात की थी, अब हम एक्स की भी तो बात करेंगे। ये चार कॉम्बिनेशन यानी चार पॉसिबिलिटीज ओनली मेल्स के लिए बनी है, मेल ड्रोसोफिला। लेकिन फीमेल ड्रोसोफिला के लिए क्या क्या बनेगी, वो इसके लिए हमको दोबारा से पेरेंटल देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो एक तो ये हमको पता ही है कि एक्स जो है वो एक्स के साथ ही जाएगा, यानी कि ये वाला इसके साथ जा सकता है, ये वाला भी इसके साथ जा सकता है, और रिकम्बाइन होके भी ये लोग इसके साथ में एक्स के साथ में जा सकते हैं। वाई को कंसीडर नहीं करेंगे, वाई की स्टडी हम कर चुके हैं। तो इसमें भी हमें फीमेल के केस में भी हमको चार जो हैं ऐसे सिचुएशंस मिलेंगी, जो सिचुएशंस हमें ऊपर मिलेंगी। ठीक है। यानी कि एक तो पेरेंटल वाला मिल गया, ये जो मैंने आपको बताया था कि एक तो दो येलो बन जाएंगे, क्योंकि एक इधर येलो था मेल के पास, एक येलो फीमेल के पास था, तो दो येलो बन, ये येलो वाले पार्ट मिल गए। ठीक है। उसके बाद एक ब्राउन और येलो वाला मिलेगा, क्योंकि ये एक जो है वो सेकंड वाले के पास था, फादर के पास था, तो फादर का और मदर का एक एक आ गया। ये भी इस तरह से कॉम्बिनेशन बन गए। अब इनमें अगर रिकॉम्बिनेशन होता है, तो रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब वही है कि वाई प्लस के साथ डब्ल्यू आ सकता है, और
वाई के साथ डब्ल्यू प्लस आ सकता है, यानी कि एक जीन जो है अगेन फीमेल के पास ये तो पेरेंटल टाइप आएगा, लेकिन एक एक जो है क्रोमोसोम उनके पास रिकम्बाइंड आ जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन वाला अगर आता है तो फिर क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन में देखने को मिलेगी, ये वाइट है और ये येलो। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग देख लेंगे कि हमें, उन्होंने देखा मॉर्गन ने कि अलग अलग सिचुएशन, लेकिन रिकम्बिनेशन का परसेंटेज उन्होंने ऑब्जर्व किया कम आया है। देन उन्होंने क्रॉस बी किया, यानी फीमेल को तो ले ली उन्होंने कैसी, वाइट आई एंड मिनिएचर। ठीक है, और जो मेल था वो ले लिया वाइल्ड टाइप, यानी कि वही रेड आई वाला और टॉल। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, आ, वही अगेन इस तरह से क्रॉसिंग होगी, ये इसके साथ जा सकता है, इसके साथ ये भी, और इसके साथ भी। तो अब अपन बना रहे हैं पहले तो F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ये वाला क्रोमोसोम गया इसके साथ, ठीक है, एक कॉम्बाइन ये बन गया, ये इसके साथ जाएगा तो भी सेम ही आएगा, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। ये वाला अब इसके साथ गया, तो ये इसके साथ भी जाएगा तो भी सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसलिए हमने ये एक एक बारी लिखी। अब हम लोग बात करेंगे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बारे में। तो पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट की जब हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पेरेंटल के सिचुएशन, इस वाले केस में क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेंट जो है वो, रिकॉम्बिनेंट जो है वो कैसा बन रहा है, हमारा परसेंटेज ज्यादा बन रहा है। यानी कि जिस तरह से हमने कॉम्बिनेशन, जैसे कि मान लो कि एक तो ये हुआ कि वाइल्ड टाइप जो था वो वाई के साथ चला गया, ये भी वाइल्ड वाला वाई के साथ चला गया, यानी कि जो प्योर पेरेंटल टाइप था ब्लू वाला और येलो वाला वो वाई के साथ जा चुका है। अब रिकॉम्बिनेंट वाले को भेजना है क्योंकि ये भी कॉम्बिनेशन में नहीं, दैट मीन्स डब्ल्यू प्लस एम के साथ जाएगा एंड डब्ल्यू एम प्लस के साथ जाएगा, तो ये दो कॉम्बिनेशन बन गए वाई वाई के साथ जाके। ठीक है, पॉसिबल। अब जो है इनको बनाना है, ये तो बात की हमने मेल, यानी मेल ड्रोसोफिला। फीमेल ड्रोसोफिला की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, ये बहुत इजी है अगर आपने एक बार सुन लिया ध्यान से तो। ठीक है, उसके बाद आता है कि डब्ल्यू प्लस और एम प्लस, डब्ल्यू एम के साथ किया, और ये अगेन हमने पेरेंटल टाइप बना दी। रिकम्बाइंड में वापस अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एज इट इज रहेगा जो हमें इधर से आया है, और एक को हमको रिकम्बाइंड करना है, तो डब्ल्यू, ये एक कॉम्बिनेशन और दूसरा डब्ल्यू और एम प्लस। ठीक है, और एक एक नॉर्मल, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गए ना, एक एक कॉपी जो है रिकम्बाइंड आ गई। तो अगर इसमें बोल रहे हैं कि परसेंटेज बड़ी है, दैट मीन्स इन दोनों जीन्स के बीच में, यानी कि व्हाइट आई और मिनिएचर जो हमने कैरेक्टर लिया उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसमें लिंकेज जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल पाया एंड रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिला है। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर हमने डिस्टेंस पता कर ली मॉर्गन ने, कि दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी है उतना ही ज्यादा उनको अलग करना, लड़ाना आसान। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये मैं थोड़ा छोटा सा आपको दिखा देती हूँ डायग्राम जो है हमने देखा है, एंड ये हम पढ़ चुके हैं वैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, बट फिर भी आप लोग देख लीजिए किसी का अगर छूटा है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस ओवर क्या होता है, जो हम ऊपर कर रहे थे क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, वो क्या है। ये देखो, ये जो एक आम है ये दूसरे आम के साथ इस तरह से कंबाइन हो जाती है और दोनों अपने अपने जीन एक्सचेंज कर लेते हैं। तो रेड वाले ने इसको ब्लू, ब्लू को रेड दे दिया, ब्लू ने इसको दे दिया। ठीक है, एक्स बन गया, एक्स क्रॉस बन गया, तो इसी को हमने बोला है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर। और ये नए रिकॉम्बिनेशन बन गए, कॉम्बिनेशन नया है तो रिकॉम्बिनेशन भी यही है। क्लियर है, इजिली अब आ गया समझ में। अब हम एक नोट देखेंगे, और हाँ ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो सकता है, नॉन होमोलोगस में नहीं होगा या हेटेरोलोगस में नहीं होगा। अब देखिए, जो अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट थे वो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी उनके अंडर में रह के काफी कुछ सीखा, और उन्होंने फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है जीन पेयर के बीच में डिस्कवर की। अब इस फ्रिक्वेंसी में उन्होंने बताया कि हम इजीली मैप कर सकते हैं जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने जब एक ग्राफ बनाया, लाइक उन्होंने जो डिस्टेंसेस बताई कि इस जीन के और इस जीन के बीच में इतनी डिस्टेंस होगी, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया जीन मैप। क्योंकि हमने एक मैप प्रिपेयर कर लिया है, डिस्टेंस मैप में हम क्या देखते हैं कि अगर इंडिया से हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं।
अब बात करेंगे टाइप ऑफ लिंकेज की। दो तरह के लिंकेज होते हैं, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है, उनको आप अलग कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो वो अलग होंगे ही नहीं। ठीक है, और ऐसे जो जीन्स है वो नॉन होमोलोगस रीजन पे भी कंप्लीट लिंकेज देखने मिलता है, जैसे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं, साथ में ही रहते हैं हमेशा, इनको अलग नहीं किया जा सकता। एक्स क्रोमोसोम ड्रोसोफिला मेल का, एक्स लिंक हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और मायोपिया। ठीक है, ये क्या है, एक्स कंप्लीट लिंकेज वाले जीन है। वाई लिंक की बात करेंगे तो हाइपरट्राइकोसिस एंड इक्थियोसिस। हाइपरट्राइकोसिस जो होता है उसमें क्या होता है, कोई भी एक पर्सन है उसकी पूरी बॉडी पे हेयर ही हेयर होते हैं। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे आपके आसपास जिनकी हाथों में भी बहुत ज्यादा हेयर्स हैं और चेहरे पे भी होते हैं, और पूरी बॉडी में ही उनके हेयर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। दैट इज द वाई लिंक डिजीज, एंड दैट इज, ये हमेशा वाई लिंक्ड है, तो ये ध्यान रखो बच्चों, मेल्स में ही मिलेंगे, फीमेल में नहीं। ठीक है, तो कई इस तरह के अगर दिखते हैं तो हाइपरट्राइकोसिस। इक्थियोसिस में आपकी जो स्किन है वो स्केली हो जाती है, इतनी इतनी ज्यादा खुरदुरी हो जाती है कि अगर आप पास में उस इंसान के टच भी हो गए तो भी आपके आपको वो इचिंग, मतलब लाइक वो चुभेगा वो आपको। ठीक है, वही डिजीज होती है हमारी इक्थियोसिस। तो स्केली स्किन हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्श स्किन हो जाती है, ड्राई होती है। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करेंगे तो दो लिंक जो है, मतलब दो जीन है उनमें दोस्ती तो है बट बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है उनमें, यानी कि वो ज्यादा दूरी पे नहीं है, हर संडे मिल जाते हैं। जो ज्यादा ही स्ट्रांगली लिंक्ड है वो तो सारा काम है उनका तो एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज उनमें मिलता है जो कि थोड़ी डिस्टेंस पे है, उनमें थोड़ा बहुत लिंकेज भी देखने को मिलेगा, और क्रॉसिंग ओवर की चांसेस उसमें होंगे। जैसे हमने ऊपर वाला देखा था कि क्रॉसिंग ओवर हुआ तो है, उसमें पूरी तरह लिंक्ड नहीं थे। फर्स्ट केस जो था वो क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज। पार्शियल लिंकेज होगा, नॉन पेरेंटल टाइप या रिकॉम्बिनेंट जो है वो कम होंगे। ठीक है, वीकली लिंक्ड होंगे, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, जैसे कि इसका एग्जांपल है एक्स और वाई क्रोमोसोम पे ये वाले जीन मिलते हैं ज्यादातर, और ये साथ में जाते नहीं है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिया मेज, यानी कि मेज कॉर्न जो होता है वो मक्का, उसमें कलर और शेप ऑफ ग्रेन जो होता है वो इसका एग्जांपल है। टोटल कलर ब्लाइंडनेस हम लोगों में जो देखने को मिलती है, नेफ्राइटिस, रेटिन रेटिनिटाइटिस पिगमेंटोसा। देखो इसमें क्या होता है बच्चों की, टोटल कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कलर दिखता ही नहीं है, ऐसे इंसान की लाइफ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, यानी उसको कलर्स आइडेंटिफाई नहीं होते, दिखते ही नहीं है। उसमें रोड्स एंड कोन्स करके, जो कोन्स जो होते हैं वो कलर को डिफाइन करते हैं, तो वो उनमें होते ही नहीं है। तो जब कोन्स प्रेजेंट नहीं है, उसका जीन प्रेजेंट नहीं है, या वो डैमेज है, डिस्टॉर्टेड है, तो आपको क्या होगा, कलर्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे। तो इसीलिए टोटल कलर ब्लाइंडनेस, कुछ होते हैं जो जिनको रेड आइडेंटिफाई नहीं होता तो उसको रेड कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ग्रीन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, और ये है हमारा टोटल कलर ब्लाइंडनेस। नेफ्राइटिस का मतलब होता है आइटिस हो गया, दैट मीन्स इट इज अ इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग। ठीक है, तो नेफ्राइटिस, हमने नेफ्रॉन पढ़े थे, किडनी के जो सेल्स होते हैं, तो उसमें अगर स्वेलिंग आ जाती है नेफ्रॉन में तो वो हो गया नेफ्राइटिस। रेटिनिटाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिना जो होता है हमारे आई में, वो रेटिना, उसमें पिगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे पिगमेंट्स जो कि आपको ब्लरी विजन देंगे, आपको इंसान क्लियरली नजर नहीं आएगा, यानी वो एकदम ब्लर सी इमेज दिखेगी आपको, परछाई सी ऐसी नजर आएगी, छाया सी, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो क्या है। तो ये भी एक, ये सब क्या है, ये डिजीजेस हैं जो कि जीन की वजह से, ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। हाँ, ये चीजें मैंने आपको बताई दी है, बताने की जरूरत नहीं। सेक्स लिंकेज मतलब, अब हम बात करेंगे सेक्स लिंकेज, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दो ही क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। अगर एक्स एक्स है तो दैट इज फीमेल, यहाँ मैं मेल बना देती हूँ, फीमेल। एंड अगर एक्स वाई है तो दैट इज मेल। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये किसके लिए होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि थर्ड जेंडर हम बोल सकते हैं, या इंटरसेक्स भी हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं जेनेटिक्स में। सेक्स लिंक्ड जीन जो है तीन तरह के होंगे, एक्स लिंक, वाई लिंक एंड एक्स वाई लिंक। तो टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज दो तरह के, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट अगेन।
रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी या क्रॉस ओवर वैल्यू दोनों एक ही चीज है, क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये टेस्ट क्रॉस से हम लोग पता कर सकते हैं। 1% क्रॉसिंग ओवर जो है वो दो लिंक्ड जीन में देखने को मिलती है। तो उसको अगर हम परसेंट लिख दिया, अगर मान लो ये आ गया और उन्होंने बोला इसका सेंटी मॉर्गन कन्वर्ट करो, तो सेंटी मंजे 100, और परसेंटेज की वैल्यू भी सॉरी 100 होती है। तो दैट मीन्स 1% इक्वल्स टू 1 सेंटी मॉर्गन। क्लियर है? मॉर्गन के नाम पे हमने इसका यूनिट रखा है क्योंकि डिस्कवरी उन्होंने की है। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो टोटल तो हम लास्ट में रखते ही है 46 से, तो ठीक है। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अगर 2 है, इंटू 100 कर देंगे, फ्रिक्वेंसी आ गई, बहुत इजी है। ठीक है, 24। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी। बहुत इजी है, कई बार जस्ट वो फॉर्मूला दे देते हैं, निकालने की जरूरत भी नहीं होता। फिर भी निकालना पड़े, आप जानते हैं। ये है बच्चों ड्रोसोफिला, रेड आई वाला। तो ये फ्रूट फ्लाई आपने देखा होगा, फ्रूट्स पे ये भिनभिनाती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। दैट इज अवर फ्रूट फ्लाई। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिंकेज को लेके। तो लिंकेज की टेंडेंसी क्या होती है कि किसी भी एक लिंक लोकस पे पोजीशन पे साथ में जाना, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ लिंकेज। ठीक है। एंड वो असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल चलेगा ही नहीं उनमें। जेनेटिक लिंकेज जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने डिस्कवर किया था फ्रूट फ्लाई पे स्टडी करके। और जीन जो है वो जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं मियोसिस के टाइम पे उनमें क्रॉस ओवर नहीं होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, साथ में ही जाने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। दैट इज अ जेनेटिक लिंकेज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर हम देख ही चुके हैं, ये सारी चीजें क्रॉस ओवर हो जाता है मियोसिस में, शफलिंग ऑफ जीन्स। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैप यूनिट्स मैंने देख बता दिया। अब बात करेंगे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। पॉली म्हणजे, पॉली म्हणजे मैनी, एनजेनिक म्हणजे जीन, यानी मेनी जीन इनहेरिटेंस हम देख रहे हैं। यानी कि बहुत सारे जीन्स, एक के तो बस की बात ही नहीं है, बहुत सारे जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करा। यानी कि 3 या उससे ज्यादा जीन मिलके जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर तो उसको मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। एनवायरमेंट की वजह से भी इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा आता है, और एडिटिव इफेक्ट होकर वो एनवायरमेंट के सिचुएशन में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा फेयर कलर का पर्सन है और वो ज्यादा अगर जैसे सन में ज्यादा काम करता है, सनलाइट में, तो उसका पिगमेंट जो है वो, लाइक स्किन का जो है वो डार्क कलर भी हो सकता है। देन एग्जाम्पल इज ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, आरिश फैक्टर। डोमिनेंट जीन होता है ये, जिसमें डोमिनेंट जीन होगा स्किन कलर बिल्कुल एकदम डार्केस्ट होगा, जिनमें सारे ही रेसेसिव कॉम्बिनेशन आ गए, एकदम ही लाइट कलर होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कलर के लिए आपको सारी तरह की वेराइटी आपको चाहिए, तो इंटरमीडिएट कलर होगा। तो इस तरह से और भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं बच्चे, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि मतलब इस तरह के भी कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। लाइक फिर इस तरह की भी मतलब बहुत सारे शफलिंग शफलिंग करके हम, ये तो मैंने वही बना दिया इंटरमीडिएट। इस तरह से मतलब अलग अलग करके आप कितने सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है। अब आप बात करेंगे प्लियोट्रॉपी। देखो, आप लोगों को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपिक में कंफ्यूज नहीं होना है। प्लियोट्रॉपी एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। पॉलीजेनिक यानी बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल स्किन कलर, स्किन कलर को बहुत सारे ए जीन, बी जीन, सी जीन कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक एग्जांपल है इसका, जिसमें एक जीन में म्यूटेशन होता है तो उसको बहुत सारी मल्टीपल डिसीज हो जाती है। उसका स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूस होगा, मेंटल रिटार्डेशन, हेयर पिगमेंटेशन रिड्यूस हो गया। मतलब बहुत सारी, एक ही जीन है और वो जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को इफेक्ट कर रहा है अगर उसका म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन से हमें पता चलता है, हम कि हम स्टडी कर सकते हैं, वी कैन स्टडी कि जो जीन है वो कितने कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है।
फिनाइल कीटोन्यूरिया का आप ये देख लीजिए, एक आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें ये बच्चे को फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है। मेंटल रिटार्डेशन होगा, हाइपोपिगमेंटेशन होगा, टायरोसिन को बढ़ाना पड़ेगा डाइट में। इसमें से माउसी मरे हुए चूहे जैसी स्मेल आ सकती है, चूहे जैसी। इसका जो सिर है उसमें सीजर यानी वाइब्रेशंस होती रहेंगी, एक्जिमा, स्किन प्रॉब्लम होगी। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है ये। और यूरिन में उनके फिनाइल कीटोन्स मिलेंगे। तो यूरिन टेस्ट से पता चल जाएगा कि इस बच्चे को कौन सी बीमारी। देखो अब होता क्या है कि ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, रेसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है, यानी कि एक्स एंड वाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, सोमेटिक डिजीज। होमोजाइगस रिसेसिव जीन जब प्रेजेंट होता है तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता। और ये एंजाइम जरूरी होता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। फिनाइल एलेनिन जो है, फिर क्या होता है कि ये कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि एंजाइम नहीं है कन्वर्ट करने वाला। तो वो इकट्ठा होता जाता है ब्लड में। और इकट्ठा होता जाता है तो वो CSF यानी हमारा जो ब्रेन का फ्लूइड है उसमें भी चला जाता है, क्योंकि ब्लड तो सब जगह फ्लो हो रहा है। ब्रेन को इफेक्ट करेगा, मेंटल रिटार्डेशन देगा, एक्सक्रीट आउट होगा यूरिनेशन के थ्रू। और देखो ये क्योंकि ऑटोसोमल है तो XY से लेना देना नहीं है, यानी कि मेल में फीमेल में दोनों में इक्वल क्वांटिटी में, अमाउंट में, या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब यानी कि हम उसका जेंडर आइडेंटिफाई करना। तो ये देखिए अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ही डिटरमाइन हो जाता है मेल है या फीमेल। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हम कई सारे इंसेक्ट्स में इसकी स्टडी करते हैं। तो जैसे कि कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक इसका डेवलप होता है इससे, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से। सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस, क्रोमोसोम के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं। 1891 में हैंकिंग ने जो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में देखा स्पर्मेटोजेनेसिस। किसी किसी जो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े उनमें होता है। 50% स्पर्म्स ऑब्जर्व किए जिन्होंने रिसीव किया था उसको, और 50% ने रिसीव नहीं किया। किसको? एक पर्टिकुलर जो थे, 50% मेल थे, 50% फीमेल। तो जो 50% लोगों को जो रिसीव हुआ, बाकी 50% वालों को वो मिला ही नहीं। जिनको मिला उनको हमने नाम दे दिया एक्स बॉडी। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब देखिए अलग अलग इंसेक्ट्स में हम स्टडी करेंगे अलग अलग। XXXO टाइप जो मैंने बोला आपको कि एक में तो मिला, एक दूसरे में नहीं मिला, वो क्या था हमारा? ग्रास ओपन में होता है। दोनों एक्स हैं, फीमेल, मेल के पास होगा ही नहीं, एक खाली रहेगी। ठीक है, ओनली एक्स है। तो ये एक्स जब इसके साथ रिएक्ट करेगा फीमेल बनेगा, और ये वाला जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया तो मेल बन जाएगा। अगेन वही फीमेल एंड मेल। तो चांसेस मेल और फीमेल होने के कितने होते हैं? 50% चांसेस होते हैं। ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे XS XY की। दोनों ही मेल और फीमेल को सेम नंबर के क्रोमोसोम्स, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूंगी, मेल में XY होगा तो मेल है, फीमेल में XX है। तो ये किस में देखने मिलता है? ड्रोसोफिला में। और किस में देखने को मिलता है? ह्यूमन में। ठीक है। चलो, सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन का, ZWZZ। इसमें क्या हो रहा है? ओके। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें फीमेल हिट्रोगैमेटी हो रही है, यानी दो अलग टाइप के जो गैमेट्स हैं वो बना रहे हैं फीमेल। यानी ZW इसमें उल्टा हो रहा है, तो फीमेल बन रहा है, और ZZ बन रहा है मेल। ठीक है, ये बर्ड्स में देखने मिलता है, मुर्गे वगैरह में फॉर एग्जाम्पल। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन में हमको पता ही है, बार बार में हम क्या ही बताएं कि अभी भी ऊपर भी मैंने आपको बताया। XY फादर का होगा, XX मदर का होगा, तो 50% चांसेस होंगे कि ये एक्स अगर इसके साथ आया तो फीमेल होगी,
ये वाई अगर इस एक्स के साथ गया तो मेल होगा। अगर ये एक्स, फादर का एक्स मदर के इस एक्स के साथ आया तो अगेन फीमेल होगी, और मदर का एक्स फादर के वाई के साथ आया तो, यानी 50% मेल होने के चांसेस है एंड 50% हमारे पास है फीमेल होने के चांसेस। क्लियर है? हनी बी में क्या होता है बच्चों, हनी बी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हनी बी, हनी बी में देखो क्वीन और वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो अनफर्टिलाइज एग है वो ड्रोन बनाता है। यानी कि कैसे बनेगा अनफर्टिलाइज एग, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। यानी डायरेक्ट जो एग है वो कन्वर्ट हो गया किसी ऑफस्प्रिंग, बिना किसी फ्यूजन के। मेल हैप्लॉइड, फीमेल डिप्लॉइड होते हैं इसमें। और इसमें हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम इसको बोला जाता है। मेल जो है स्पर्म बनाएंगे माइटोसिस के थ्रू ही बनेंगे, क्योंकि बेचारों के पास एक ही कॉपी है हैप्लॉइड, उसमें हम क्या मियोसिस करेंगे। ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है तो माइटोसिस करके ही कॉपी नंबर बढ़ा सकता है। ठीक है, अब इनके कोई फादर नहीं होता है और कोई सन इनमें नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनमें ग्रैंड फादर होते हैं और ग्रैंड सन भी इनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इनमें होता है। हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो फीमेल है, क्या बोला मैंने, फीमेल डिप्लॉइड होगी यानी कि 32 क्रोमोसोम, मेल हैप्लॉइड है दैट मीन 16 क्रोमोसोम। अब मियोसिस होगा फीमेल में, मेल में माइटोसिस ही होगा, जिसे वो बढ़ाएगा आगे। अब जब फीमेल में हैप्लॉइड दो सेट बन गए, ठीक है, इसने जब मेल के साथ में ये 16 क्रोमोसोम में कंबाइन हुआ तो डिप्लॉइड बनी यानी फीमेल बना। विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला जो है वो रह गया मेल। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अलग ही सिस्टम होता है ये बीस में। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस यानी सोमेटिक सेल्स जो है उनके क्रोमोसोम्स जो है वो, यानी कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे सोमेटिक सेल्स में मिलते हैं। एक्स और वाई जो है वो कहाँ पे मिलता है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में हम लोग 22 पेयर्स को लेते हैं, और जो एक्स और वाई जो डिटरमाइन करते हैं सेक्स या जेंडर, उसको हम लोग एक्स लिंक में या एक एक्स लिंक इनहेरिटेंस में लेते हैं, क्योंकि वो जेंडर डिसाइड कर। ठीक है, तो उसको हमने अलग ही सेक्स लिंक या एक्स लिंक उसको बोला है। 22nd जो पेयर्स है, 22 पेयर्स, उसमें देखो क्या होता है कि अगर दो नंबर है यानी कि 44 हो गए, इंटू टू कर देंगे डिप्लॉइड में। और अगर हम हैप्लॉइड की बात करेंगे तो 23। ये जो है ये फीमेल में भी देखो, वाई तो है मेल में ही मिल सकता है, उसका काम फीमेल में नहीं है। तो वाई लिंक्ड डिजीज में सिर्फ मेल को होंगे। एक्स लिंक दोनों में हो सकती है क्योंकि एक्स तो दोनों के पास होता है। लेकिन जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है वो भी क्या होता है कि किसी को भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल विडोज पीक, विडोज पीक क्या होता है, आप लोगों ने किसी किसी बच्चों के ऑब्जर्व किया होगा या फिर लोगों के, क्या होता है फॉरहेड में वी शेप होते हैं हेयर्स। तो जो ये हेयर्स है आप इस पर्सन का देखो, फॉरहेड कैसा है, थोड़ा सपाट है एकदम, मतलब ठीक है, राउंडेड है, और इसका ये वी डब्ल्यू शेप बन रहा है, उल्टा डब्ल्यू या एम शेप बोल सकते हैं इसको। तो इसको हमने बोल दिया विडोज पीक, विडोज पीक। एक पीक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तीखा सा, नुकीला, उसको बोलेंगे विडोज पीक। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक जीन की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज बहुत ही रेयर डिजीज होता है और ये नर्व सेल्स पे इफेक्ट डालता है, उनको डैमेज करना ये स्टार्ट कर। ये दो पिक्चर देखो, नॉर्मल ब्रेन है, और इसमें देखो यहाँ पर आपको स्पेस नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर नर्व्स डैमेज हो चुके। क्लियर है? 2 मिनट दो मुझे, मेरे लैपटॉप का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है
ऑटोसोमल रेसेसिव की बात करेंगे तो फिनाइलकीटोन्यूरिया हम पढ़ ही चुके हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो बच्चों, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, ऑर्गन्स जो इफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करें तो जो साइनस होते हैं, यानी कि हमारी जो नोज है यहाँ पर एक कुछ, यहाँ पर इस तरह से एक कुछ, तो ये साइनसेस या साइनसोइड्स होती हैं। ठीक है, ये अगर इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको थिक स्टिकी म्यूकस बनेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर मैं बात करूं तो वो कॉमन प्रॉब्लम हमें होगी। हम लोगों में कभी कभी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, बट जिनमें ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, उनको हमेशा रहेगी। इनकी स्किन जो है उसमें स्वेट ग्लैंड जो है वो सॉल्टी स्वेट आएगा। लीवर में बाइलरी डक्ट जो है वो ब्लॉक रहेंगी, पैंक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक रहेंगी, इंटेस्टाइन जो है पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे न्यूट्रिएंट्स का, और रिप्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। होता क्या है, नॉर्मल पाथवे एयर का, इजीली एयर जा रही है। दूसरा, स्टिकी म्यूकस होने की वजह से वो यहाँ चिपक जाता है एयर पाथवे में, और जो है उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो कि नोज के यहाँ पर चिपक जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही हो सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल देखेंगे, पहले हम देख चुके हैं लेकिन एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसको। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसमें क्या होता है, म्यूटेंट बीटा ग्लोबिन जीन, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो फॉल्टी बनता है। फॉल्टी का मतलब ये होता है उसमें डिफॉल्ट रहता है। नॉर्मल देखो ये है, ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, लेकिन सिकल शेप में क्या हुआ है, ये यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन, ए की जगह टी आ गया, तो इसकी वजह से गलत इनकॉर्पोरेट हो गया और ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन गया। ठीक है, उसी की वजह से हमारी आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया वालों को प्रॉब्लम क्या हो सकती है बच्चों, को देख लेते हैं। नॉर्मल आरबीसी राउंड है, वो इस तरह से राउंड होती होती एक दूसरे पे लुढ़कती हुई जो है वो बहती चली जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में। लेकिन अगर सिकल शेप यानी कि इस तरह से डिस्टॉर्टेड शेप हो गई तो आपस में उलझ जाएंगी, जान जैसे फ्लो होगा तो आपस में उलझेंगी, तो क्या करेंगी, ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है सिकल शेप में, जो कि ब्लड स्ट्रीम को ब्लॉक कर सकती है, पाथवे को ब्लॉक कर सकती है। अब हम बात करेंगे म्यूटेशन की। म्यूटेशन डिस्कवर किया था ह्यूगो डिवरिस ने, इनोथेरा लेमार्किया, इवनिंग प्राइमर्स। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन वो केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स को बोला गया है जो कि म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूवी रेडिएशंस, इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है जो हमने देखा सिकल सेल एनीमिया में। फ्रेम शिफ्ट भी हम लोग देख कर आए थे, बीच में इंसर्शन हो गया, कोई एक ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया, या फिर, और हाँ इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, टे साच डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये याद रखना, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ म्यूटेशन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखो कितने तरह के होते हैं। एक तो पहले पॉइंट म्यूटेशन की बात करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन होगा, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, इंसर्शन, डिलीशन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कैसे हो रहा है। ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल लेते हैं जिसको वाइल्ड टाइप बोला है। हाँ, ट्रांजिशन में ए की जगह पर जी आ गया, यानी वो चेंज हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रांसवर्जन में क्या हुआ है, उल्टा हो गया, टी ए की जगह चला गया और ए जो है वो टी की जगह आ गया। ये देखो, इंसर्शन बीच में दूसरा घुसा दिया हमने, जी को घुसा दिया छो के तीनों के बीच में। डिलीशन, एक को उड़ा दिया, यानी ए और टी जो है उसको बीच में से उड़ा दिया, तो ये पांच रह गए। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट म्यूटेशन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल बेस पेयर में ही जो भी चेंज होना है उसी में होना। ट्रांजिशन में प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस करेगा, पायरिमिडिन को पायरिमिडिन रिप्लेस करेगा। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन को पायरिमिडिन भी कर सकता है, वाइस वर्सा। इंसर्शन पता ही है, डिलीशन पता है। फ्रेम शिफ्ट में अगर एडिशन या डिलीशन करते हैं तो पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, यानी एक अमीनो एसिड नहीं, पूरा का पूरा चेन ही उसकी शिफ्ट हो गई, तो बोलेंगे उसको शिफ्ट हो गई, मतलब चेंज हो गए।
ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, चुपचाप काम करता है। अब साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा, म्यूटेशन तो हुआ है लेकिन पता ही नहीं चलेगा। कैसे, ये वाला सीक्वेंस देखो, यू की जगह सी आ गया लेकिन बना तो प्रोलीन ही रहा है ना। ठीक, ठीक है, तो बना तो प्रोलीन ही रहा है, कोई चेंज आया नहीं, साइलेंटली म्यूटेशन हुआ पता भी नहीं चला। साइलेंट म्यूटेशन बहुत ज्यादा होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि वो सेम ही बनाते हैं। ये देखो, ए आ गया लेकिन बना तो आज ही नहीं रहा है। यूएसी की जगह यू ए यू आ गया लेकिन बना तो टायरोसिन रहा है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइलेंट म्यूटेशन। बात करते हैं मिस सेंस म्यूटेशन की। मिस सेंस म्यूटेशन यानी गलत सेंस लगा लेगा, यानी गलत प्रोटीन उसने ऐड कर दिया। कैसे, एक चेन बनाई, हिस्टीडीन 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 बनता जा रहा है, बीच में एक चेंज आया और बीच में क्या घुसा दिया उसने, प्रोलीन। तो ये क्या हो गया, मिस सेंस। मिस सेंस कैसे किया, सी ए टी की जगह सी सी टी। ठीक है, वो मिस सेंस है। इसमें मेल फंक्शनिंग प्रोटीन बनेगा, यानी कि प्रोटीन बनेगा तो सही लेकिन वो काम नहीं करेगा अच्छे से। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है कि नॉनसेंस म्यूटेशन ने क्या किया, नॉनसेंस लोग क्या काम करते हैं, काम खराब करते हैं। यानी नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब है पहले ही चेन टर्मिनेट कर दी, प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। ये अच्छी खासी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती पर मिथ्योनिन के बाद ही डायरेक्ट ही यूएजी, हाँ यूएजी, और ये आपको बताना है यूएजी, यूजीए एंड यूएए, ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, तो याद करने का फॉर्मूला बता देती हूँ। यूएए से याद रखो, सिंपल यही है। यूएए, इसको याद कैसे करोगे, यू आ, यानी तू आ, हम किसी को बुला रहे हैं, तू आ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जी और ए तो शिफ्ट करना है, तो यू जी ए, फिर दोनों को उल्टा कर दो, यू ए जी। ठीक है, तो इस तरह से एक याद करने से आपको तीनों याद हो जाएंगे। नॉनसेंस म्यूटेशन के बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। न्यूट्रल म्यूटेशन जो ऐसा है जो कि नॉन कोडिंग रीजन में हो रहा है। तो नॉन कोडिंग में कुछ भी होता रहे, हमको क्या ही फर्क पड़ना है, प्रोटीन तो वो बनाना नहीं है। दैट्स वाई इट्स, ये वेस्ट ही म्यूटेशन है, होगा तो वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बनाना, हम बच जाएंगे। साइलेंट म्यूटेशन और न्यूट्रल में देखो क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन कोडिंग रीजन में होगा एंड न्यूट्रल म्यूटेशन नॉन कोडिंग में होगा। पहली बात, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस ये भी चेंज नहीं करेगा, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज करेगा, बट काम ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा ना हमको। ये जो है वो, इससे एफिशिएंसी जो है उसके पे कोई ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन ये इफेक्ट, जैसे ये फिटनेस पे इफेक्ट नहीं डालने वाला। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि प्रोटीन की फोल्डिंग या उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें क्या हो रहा है, इफेक्ट मतलब वो म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन वो प्रोटीन ही नहीं बनाना। तो दैट्स वाई ये इस तरह से दोनों ही हमें हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए। जैसे मान लो न्यूट्रल म्यूटेशन की बात करूं, कई न्यूट्रल म्यूटेशन ऐसे भी हैं सर्वाइवल को इफेक्ट नहीं कर रहे। ग्रीन आई की जगह ब्लू आई हो गई, पर उससे थोड़ी है कि उसको नजर नहीं आ रहा। और कान का स्ट्रक्चर है जैसे फ्री था, अटैच हो गया, उससे कोई सर्वाइवल बीमारी वगैरह नहीं हो रही। ठीक है, रेड हेयर है तो है, ठीक है, कोई बीमारी थोड़ी है। हिट्रोक्रोमिया इरिडी, तो देखो फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये नजर आ रहा है आप लोगों को, इसमें देखो क्या हो रहा है, आपको अलग अलग तरह के जो है टाइप्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो
ड्यूप्लीकेशन यानी कि इसी जीन का ये डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया। इन्वर्जन उल्टा हो गया, इन्वर्जन। डिलीट हो गया तो डिलीशन, बीच में ये इसके इंसर्ट हो गया ये वाला, इंसर्शन। ट्रांसलोकेशन यानी दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। कैरियोटाइप क्या होता है हम देख चुके हैं। कैरियोटाइप एक कंप्लीट क्रोमोसोम का जो सेट है, हमने क्या किया है उसको कैरियोटाइपिंग बोला जाता है। यानी कि उसमें हमने जो अरेंज किया, सीक्वेंसिंग जो हमने की थी, उस सीक्वेंसिंग से हम लोगों ने साइज वाइज जो है क्रोमोसोम्स को अरेंज किया है, उसके हाइट के हिसाब से या लेंथ के हिसाब से। ईडियोग्राम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को, जो कैरियोटाइप है, यानी टाइप मतलब कैरियो मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के टाइप्स की बात करते हैं तो कैरियोटाइप। अगर उनको हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दी तो वो हो गया ईडियोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा दोनों टर्म्स, आपको ही समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, हाँ ये अच्छा है। देखो बहुत ही इजी है। मेटा, सब मेटा, एक्रोटील, कुछ भी नहीं है। मेटा मतलब होता है दोनों ही। हाँ देखो, ये जो आर्म से, इनको ऊपर वाले को पी आर्म बोलते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म बोलते हैं। यानी पी और क्यू आर्म अगर इक्वल है तो मेटा सेंट्रिक। सेंट्रोमेयर जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया, पी आर्म थोड़ी छोटी हो गई तो सब मेटा सेंट्रिक। अब पी आर्म को और छोटा कर दिया तो एक्रोसेंट्रिक, और गायब भी कर दिया तो टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इस तरह से इनका जब भी ये मूव करते हैं, माइटोसिस या मियोसिस होता है तो एनाफेज में पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, मेटासेंट्रिक वी शेप बनाएगा, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सब मेटा, जैसे ऐसे पकड़ के खींचेंगे उसको तो यहां से खींचा तो एल शेप बनाएगा, ये जे शेप बनाएगा एक्रोसेंट्रिक, और आई शेप इसका बन जाएगा टीलोसेंट्रिक। बहुत ही इजी चैप्टर है, और जितना मैं इजी इसको बना सकती थी मैंने इसको आप लोगों को इजीली बता दिया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते रहिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भेज ही रही हूँ साथ के साथ में। जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी साथ में सेंड कर देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग करते रहिए, एंड डाउट सेशन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।